इसलिए सोचा जाए तो परमा के कत्ल से बेहतर इस मसले का कोई हल नहीं है। मैं लालची अंदाज में बोला, मुझे जानना है कि विघ्नेश शुक्ला ने परमा के कत्ल के बदले कितने इनाम का ऐलान किया है। राजपूत जल्दी से बोला, आपको 15 लाख कम लग रहा है तो 1-2 लाख का इजाफा भी किया जा सकता है। मैं हरीस बनकर बोला, मेरी यहां आमद का मकसद तो कोई और ही है, लेकिन आपकी पेशकश कुछ ज्यादा ही पुरकशिश और टगमगाने वाली है। मुझे 2 दिन सोचने का मौका दो, परसों शाम को यही मुलाकात होगी। वो बोला, मुझे नहीं लगता इसमें मशवरा लेने जैसा कुछ है, बल्कि मैं मुखलिसाना मशवरा देता हूँ कि अपनी सलाहियतों से फायदा उठाओ। 15 लाख कोई कम रकम नहीं होती, आपकी खातिर मैं 16-17 लाख कर देता हूँ। इतनी ज्यादा रकम सारी जिंदगी सरकार की नौकरी में नाक रगड़ कर हासिल नहीं कर सकोगे। मैंने इस बात में सर हिलाया, कब इख्तिलाफ किया है? फिर मशवरा चाहने और 1-2 दिन सोचने का क्या मतलब हुआ? मैं लालची अंदाज में बोला, आपसे क्या पर्दा, चाहे कहते हैं सोचने की मोहलत तलब करना, मशवरा करने का झांसा देना और फौरन हामी ना भरने से बंदा अपना भाव बढ़ा सकता है। क्या पता विघ्नेश शुक्ला मेरे सोचने का सुनकर मुआवजा दुगना कर दे। उसने मुंह बनाया। विघ्नेश शुक्ला इस पर भी बड़ी मुश्किल से राजी हुआ है। मैंने मानसूमियत से उसे छेड़ा, वैसे सौदे में आपको क्या मिलेगा? गला खनकारते हुए उसने हल्का सा तवक्कुफ किया और फिर बात गोल मोल करता हुआ बोला, मैं तो उसका खास आदमी हूँ और उसे मुझसे कोई एक काम तो नहीं होता कि वाज़े बता सकूं। परसों मुलाकात होगी और कोशिश करना 20 लाख देने पर तैयार हो जाए। 15 काम से पहले, 5 बाद में। मेरी कोशिश थी कि मेरा लालच देखते हुए वो सोचे मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं करूंगा। वह मुसर हुआ, यार 20 लाख मुआवजे की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, अब सोचने वोचने का ड्रामा जो है छोड़ो और हामी भरो। देख लिया ना, थोड़ी सी लैतो लाल दिखाने से 15 से 20 लाख हो गया। बहरहाल ठीक है, 20 लाख के बदले में विघ्नेश जी की जान इस मुसीबत से छुड़ा दूंगा। तो आप तैयार हैं? उसने खुशगवार हैरत से जाहिर की। मैं मुसमुसलजम बोला, आपने इनकार के काबिल छोड़ा ही कहाँ है? राजपूत खिलखिलाकर हंसा, आप समझदारी दिखाई है। कोट की अंदरूनी जेब से बड़े नोटों की 5 गड्डियां निकालकर उसने मेज पर रखी। ये 10 लाख हैं, 5 लाख कल में जाएंगे। फारिसाना अंदाज में नोटों की गड्डियां झपटते हुए मैं मुस्तफसर हुआ, कब कत्ल करना है? वो बेसब्री से बोला, कल जुमा है और इतवार से पहले काम हो जाना चाहिए। मैंने इस बात में सर हिलाया, जुमे के दिन मुसलमान सिर्फ नेकी का काम करते हैं, कारोबार की बात है अगले दिन पर। अलबत्ता अब कल शाम तक रकम पहुंचा देना ताकि दिलजमी से काम कर सकूं। रकम कल सुबह ही विश्वास सिंह के हवाले कर दी जाएगी। मैं जल्दी से बोला, ऐसा भूल कर भी ना करना, विश्वास सिंह एजेंसी के नजरों में है। ये आपकी खुशकिस्मती है कि मेरा नंबर उसके पास महफूज था, वरना यहाँ मेरा खैर खू कोई नहीं है। धर्मू दादा और इसके आदमियों से मेरा कोई वास्ता या ताल्लुक नहीं। इसके साथ फकत आपको पकड़ने की बात हुई थी और अब यहाँ से जाते ही मैं अपना मोबाइल फोन फेंक दूंगा, क्योंकि इसके जरिए दुश्मन आसानी से मुझ तक पहुंच सकते हैं। करण चावला मेरे पीछे पड़ा है और मैं दोबारा पकड़ा गया तो गया काम से। वो कहने लगा, जानता हूँ करण चावला और अथरी हसीना। 1 मिनट राजपूत दादा, मैंने सुराज से कथा कलामी की, क्योंकि मुझे लगा वो ममता दीदी के मुतालिक कोई बकवास करने वाला है। सुनीता जायसवाल के मुतालिक सोच समझ कर कुछ बोलना, वो मेरी दीदी है। राजपूत फीकी मुस्कुराहट से बोला, वो मजबूत किरदार की लड़की है और ऐसी लड़कियों को 2 नंबर लोग यूं ही बेहूदगी से पुकारा करते हैं। बहरहाल आपने पहले से मुतल्ला करके अच्छा किया। मैं बस ये कहना चाहता था कि वो भी आपकी तलाश में सरगर्म है, बहुत चालाक और होशियार है। मैंने फकत सर हिलाने पर इक्तिफा किया था। उसने पूछा, तो रकम आप तक कैसे पहुंचाई जाए? मैं इत्मीनान से बोला, अपने छोटे भाई विशाल गुप्ता के पास रखवा देना, मैं वसूल कर लूंगा। वो हंसा, वैसे विशाल गुप्ता के साथ आपकी आखिरी मुलाकात कोई बेहतर हालात में नहीं हुई थी। मैं संजीदगी से बोला, अगर अपनी जिंदगी को वो मेरा एहसान नहीं मानता तो इससे बड़ा एहसान फरामोश कोई ना होगा। उसने जल्दी से तरदीद की, ऐसी बात नहीं है, वो आपकी बड़ी तारीफ कर रहा था। उसे बता देना अच्छा सा बंदोबस्त कर ले, कल दोपहर का खाना इंशाअल्लाह उसके हमरा खाऊंगा। जरूर। उसने निश्चित छोड़ दी। अलविदाई मुसाफा करके मैं बाहर निकला। ड्राइवर जीप के पास तैयार खड़ा था। मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग ऑफ करते हुए मैं निश्चित संभाली। गाड़ी मकान से बाहर निकालते हुए उसने पूछा, वापस जाएंगे? इस बात में सर हिलाते हुए मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग लोरा के ईमेल एड्रेस पर भेजने लगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था किसी हादसे की वजह से इतनी कीमती रिकॉर्डिंग जाया हो जाए। साथ ही मैंने लोरा को भी वजाहत लिख दी थी ताकि ख्वाह ना सर खपाती रहे। एक नहर के पुल पर से गुजरते वक्त मैंने अपना मोबाइल फोन अंदर उछाल दिया, क्योंकि अब विश्वास सिंह के पास मेरे नंबर मौजूद होने की खबर ने फैल जाना था और मैं खतरा मोल लेने के हक में बिल्कुल नहीं था। विश्वास सिंह मेरी रहाइश पर बेचैनी से मुंतजिर था। मैं राजपूत से होने वाली गुफ्तगू तफसील से उसे बता दी थी। उसने पूछा, अब क्या इरादा है? मैंने कहा, परमा को अगवा करने को मेरे पास कल का दिन है और जहां तक मेरा ख्याल है, अगर इनके दिल में मुझे कत्ल करने का मंसूबा पल रहा है तो कल विशाल गुप्ता के यहाँ मेरी गिरफ्तारी की तैयारी मुकम्मल होगी। ऐसा न हुआ तब भी कल ताकुब करके मेरा ठिकाना जरूर ठोंकेगी, ताकि जब मैं परमा को निशाना बना लूं तो उसके बाद मुझे कत्ल करने को उन्हें ज्यादा तगुदो न करना पड़े। वो खलूस से बोला, अगवा के बारे कुछ सोचा भी है या मुझे ही कुछ करना पड़ेगा? तुम्हारी शमूलियत तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगी।
विघ्नेश शुक्ला अपने बाप से कम दर्जा कमीना नहीं है और इसी वजह से मैंने अपने ताल्लुक की आखिरी कड़ी यानी मोबाइल फोन नहर में फेंक दिया है। वो तब तक वो बोला ऐसी की तैसी शुक्ला खानदान की। मैं कथा कलामी करते हुए बोला वो मैं कर लूंगा, तुम भरोसे के 2-3 आदमी ढूंढ कर दो जिनका ताल्लुक तुम्हारे ग्रोह से ना हो। उसने मुंह बनाया अब इतनी एहतियात भी जरूरी नहीं है। उसकी पीठ थपथपाते हुए मुस्कुराया, तुम्हारे लिए नहीं कर रहा यार, अपनी भाभी प्रीतों के लिए फिक्रमंद हूँ। विश्वास सिंह ने गहरा सांस लेते हुए शिकस्त का ऐलान किया। नज्जू चक्करबाज बेहतरीन बलूंगड़ा है, मजीद आदमियों को बंदोबस्त भी वो कर देगा। बिलाशुबा औरत इंसान को कमजोर करती है। विश्वास सिंह कोई आम आदमी नहीं, धर्मदादा का दस्ते राज था, लेकिन जब बीवी की बात आई तो उसे पीछे हटना पड़ा। शुक्ला खानदान से टक्कर लेने की उसे जरा भी परवाह नहीं थी, मगर प्रीतों की थी और यकीनन वो प्रीतों पर आंच आते नहीं देख सकता था। मैंने पूछा कहाँ मिलेगा वो? उसने मोबाइल फोन निकाला, पूछ लेता हूँ। मैंने जेब से एक नया मोबाइल फोन निकाल कर उसके जाने बढ़ा दिया। इस मोबाइल फोन से बात करो, तुम्हारा नंबर काबिल एतमाद नहीं रहा। मुझे शक के ऑब्जर्वेशन पर न लगा हो। डॉक्टर देवाशीष की तिजोरी से हमारे हाथ 10-12 मोबाइल फोन लगे थे, जिनमें से 2-3 अब तक मेरे पास मौजूद थे। उसने मेरे मोबाइल फोन से नंबर ढूंढकर दूसरे में डायल किया और मोबाइल फोन कान से लगा लिया। राब्ता होती उसने अपना तारुफ करवाते हुए मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। नज्जू के इस्तफसार पर वो बोला अपना ठिकाना बताओ, मेरा आदमी घंटे 2 में वहां पहुंच आएगा। इस दौरान 2 काबिल एतमाद साथी ढूंढ लो, क्योंकि कम से कम 3 आदमी की जरूरत पड़ेगी। नज्जू चक्करबाज ने अपना पता बताकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। विश्वास सिंह ने पूछा मंसूबा क्या है या मुझसे मख्फी रखोगे? वो ऐसा शख्स नहीं था कि कुछ छुपाया जाता। मैं साफ कोई से बोला कुछ बेहतर नहीं सोच सका हूं, मगर इतनी जल्दबाजी में और कोई सूझ भी नहीं रहा। मेरा इरादा परमा को अस्पताल की पार्किंग में घेरने का है। मैं स्नाइपर राइफल से उसके मुहाफिजों से निपटूंगा। इस दौरान नज्जू और उसके साथी परमा को अगवा कर लेंगे। विश्वास ने ख्याल जाहिर किया, मंसूबा बिल्कुल सादा है और खतरा मौजूद है। जल्दी में यही सोचा जा सका। तुम्हारे पास कोई बेहतर राय मौजूद हो तो बताओ। उसने नफी में सारी ला दिया। मैंने पूछा मुंबई से निकलने का कोई बंदोबस्त कर सकते हो, दूसरे मुल्क या शहर? मैंने कहा जो आसान लगे। हो जाएगा, तुम लड़की पर कब्जा जमाओ, मैं बंदोबस्त करता हूँ। मैंने ताकीद की, बहुत एहतियात से और खुद सामने ना होना। उसने मुंह बनाया, बच्चा नहीं हूं यार, तुम पिताजी बनने की कोशिश ना करो। मैंने कहका लगाया, जिसके नाम का लाहका सिंह हो उससे समझदारी और बखील से खैरात मिलने की तवक्का एक बराबर है। वो इत्मीनान से बोला, तुम्हारी बेतुकी जुगतें इस काबिल भी नहीं कि मुझे जरा सा गुस्सा दिलाते। मैंने मौजूद तब्दील किया, नज्जू का पत्ता मेरे हवाले करो ताकि मैं रुखसत लूँ। उसे मशवरा दिया, खाना खाकर चले जाना, और मुझे इस बात में सर हिलाना पड़ा। खाना खाकर मैं फार्म हाउस से निकला। एक मोबाइल फोन उसके पास छोड़ आया था ताकि उससे बेधड़क होकर राब्ता कर सकूं। अपनी मोटरसाइकिल मैंने वहीं छोड़ दी थी कि आगे कार की जरूरत पड़ सकती थी। राजपूत दादा से वसूल किए 10 लाख मैंने विश्वास सिंह के हवाले कर दिए थे कि कल शाम को उन्हें राजपूत दादा तक पहुंचाते। बेअसूली में भी असूल का ध्यान रखना मेरी फितरत है। जब उसे किए मुआहदे पर अमल नहीं करना था तो उसे वसूल की हुई रकम को इस्तेमाल में लाना कतई दुरुस्त न था। अंधेरा छा गया था। नज्जू की रहाइश तक पहुंचते हुए 2 घंटे लगे थे। अजीब इत्तेफाक था कि उसने रहाइश को वही इलाका चुना था जहां कुछ अरसा पहले मैं लोरा के साथ रह चुका था। वो मुफलिसों की बस्ती थी। छोटे छोटे तंगो तारीख कमरे, हर तरफ फैली गलाजत और गंदगी, नंग धड़ंग बच्चे और बुनियादी जरूरतों से महरूम इलाका। गली में कार का रास्ता मौजूद था, लेकिन गली में कार पार की जाती तो रास्ता बंद हो जाता। इसलिए कार मैंने गली की नुक्कड़ पर ही मुनासिब जगह पार कर दी थी। थोड़ी सी तकदो के बाद मतलूबा खोली मिल गई थी। लोहे का सफेद दरवाजा जिस पर सुर्ख रंग से दिल बना था और दिल में पवस्त तीर और नोक से टपकते कतरे किसी सस्ते आशिक के जज्बात की अक्कासी कर रहे थे। दस्तक के जवाब में कदमों की आवाज उभरी और फिर नज्जू की मोहतात आवाज सुनाई दी। कौन? मैं इत्मीनान से बोला, वही जिसने तुम्हें एक लड़की से पिटते देखा है। एकदम दरवाजा खुला, नज्जू का चेहरा नजर आया। बाजू फैलाते हुए वो खिसियाने लहजम बोला, बस किस कठोर का नाम ले दिया। जब से बिछड़ी है साली मुसलसल ख्वाब में आ रही है। मुआनका करते हुए महंसा क्यों? पहली मार के असरात मादूम हो गए। अलहदा होते हुए उसने मुझे अंदर आने का रास्ता दिया। जिस्मानी चोटों की कोई अहमियत नहीं बास, अलबत्ता दिल पर जो जख्म आए हैं वह जल्दी ठीक होते दिखाई नहीं देते। मैंने इंकशाफ किया, बहरहाल अब इन जख्मों के साथ ही जीना सीखो कि वो वापस चली गई है। उसने दुआई दी, जानता था साली मोहब्बत वहब्बत अपनी किस्मत में नहीं है। फूलन देवी डाकू बन गई। अनुष्का शर्मा ने क्रिकेटर ढूंढ लिया। करीना कपूर को नवाब खानदान मिल गया। कतरीना कैफ लिफ्ट नहीं कराती और अब लौरा ब्राउन इतनी दूर चली गई जहाँ करीब नज्जू की चीखें भी नहीं पहुंचेंगी। मैं हंसा, फूलन देवी तो तुम्हारे दादे की हम उम्र थी, इससे कैसे इश्क कर बैठे? उसने मुंह बनाया, सपनों में किसी से भी इश्क हो सकता है। अनुष्का, करीना और कतरीना से भला कब मिला हूं? हाँ, सिर्फ एक से मिले हो और उसने भी वो धुलाई की है कि काफी अरसे तक साबुन और सर्फ की जरूरत से बेनियाज रहोगे। जख्मों पर नमक छिड़कना तो कोई आपसे सीखे। बहरहाल आज इसको कैसे याद की। लकड़ी की कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए वो मुद्दे पर आया और बगैर लगी लिपटे रखे बोला, एक लड़की अगवा करनी है जिसके हमरा 8-10 मुहाफिज हर वक्त होते हैं।
उसने अंदाजा लगाया शायद वही लड़की है जिसका नाम लोरा परी ले रही थी। कम वक्त का दिमाग काफी तेज था। लोरा की गुफ्तगू उसे भूली नहीं थी और बगैर तफसील चाहने परमा तक पहुंच गया था। मैंने उस बात में सर हिलाया, बिल्कुल वही लड़की है। उसने दोबारा अंदाजा लगाया शायद धीरेन्द्र शुक्ला की कोई रिश्तेदार है जिसका क्रियाक्रम आप लोगों ने इस दिन किया था। मैंने कुछ कहे बगैर ऊपर नीचे सर हिला दिया। उसे देर किए बगैर फैसला सुनाया, काफी मुश्किल काम है बास, 3 लाख लगेंगे। मंजूर है, मैंने भी देर नहीं लगाई थी। उसने पूछा कब? मैंने कहा कल। वो इत्मीनान से बोला काम खतरनाक है लेकिन आपको मायूस नहीं करूंगा बास। मैंने तंबीह करना जरूरी समझा, एक बात ध्यान में रहे, लड़की को खराश में नहीं आना चाहिए, वरना याद रखना इस बार मुआफी की गुंजाइश नहीं होगी। उसने मुंह पर सोरा, क्या है बास, खूबसूरत लड़कियों को सामने लाकर आजमाइश में डालते हुए आप अपने किस जज्बे की तस्कीन करना चाहते हैं? नज्जू में ताकीद कर रहा हूं, लड़की के साथ जरा सी भी छेड़खानी से पहले ये सोच लेना का अंजाम सिर्फ दर्दनाक मौत होगा। उसने होंठों पर जुबान फेरी, क्या बहुत ज्यादा खूबसूरत है? मैंने कहा जिंदगी से खूबसूरत नहीं है। उसने मुझे तसल्ली दिलाई, बेफिक्र रहें बॉस, नज्जू को सिर्फ लोरा ब्राउन से इश्क हुआ था, कोई इंडिया लड़की नज्जू को मुतासर नहीं कर सकती। मैं इत्मीनान से बोला, फिक्र की जरूरत तुम्हें है क्योंकि स्नाइपर राइफल मेरे हाथ में होगी और मेरे लिए सर में गोली उतारना ऐसा ही है जैसे तुम्हारे लिए नवाला मुंह तक ले जाना। वो ताना जन हुआ, क्या लगता है मैं यूं ठीक तरह से काम कर लूंगा? मैंने बेनियाजी से कंधे उचकाए, पता नहीं, अलबत्ता यूं तुम मोहताज जरूर रहोगे और मुझे तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा परी की इज्जत मतलूब है। उसने क्या क्या लगाया, तो मिस लोरा ब्राउन की बातें सही थी, आपको परी बीबी से मोहब्बत है, मतलब की बात बता दी कि मोहतात रहना है और किस तरह रहना है, अलबत्ता क्यों रहना है ये जानना तुम्हारे किस काम का। उसने हाथ जोड़ते हुए दुहाई थी, ऐसा ही होगा मेरे बाप, अब मंसूबे पर रोशनी डालो ताकि इसके मुताबिक बंदों का इंतजाम कर सकूं। मैंने कहा कार्रवाई के लिए नारीना अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर की पार्किंग में हमारा काम शुरू होगा। पार्किंग अस्पताल के घर भी जानिब बनी है। मैं शुमाल जानिब सड़क के पार बिल्डिंग की छत पर मौजूद रहूंगा जो गणेश जी महाराज पार्क और KH नारीना अस्पताल की पार्किंग के दरमियान में पड़ती है। मैंने मोबाइल फोन पर नक्शा खोलकर उसे दिखाया। इस रहायशी बिल्डिंग की छत पर जाना मेरे लिए कोई मसला नहीं होगा और अंदाजे के मुताबिक यहाँ से पार्किंग का हवाई फासला 600-700 मीटर से ज्यादा ना होगा और इतने कम फासले से मेरे लिए बंदों का संभालना मुश्किल ना होगा। वो मुखल हुआ, 600-700 मीटर कम फासला है, वजाहतों को रहने दो और जो कह रहा हूँ यकीन के साथ सुनते रहो। इसे झिड़कते हुए मैं मतलब की गुफ्तगू पर आया। परमा से पहले मुहाफिज बाहर निकलकर उसके लिए रास्ता खोलते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलेंगे मैं उसके मुहाफिजों को नाकारा कर दूंगा। बाकी मुहाफिजों में से जो जीप से उतर कर आगे आने की कोशिश करेंगे वो सलामत नहीं बचेंगे। यूं ही फायरिंग शुरू हो तुम परमा को यरगमाल बनाकर उसी की गाड़ी में बैठ जाना। ड्राइवर को बाहर निकालकर तुम्हारा साथी ड्राइविंग सीट संभालेगा। इनकी जीपों को मैं ताक्कुब के काबिल नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों का तीसरा साथी अपनी कार लेकर रास्ते में खड़ा होना चाहिए। परमा की कार को छोड़कर अपनी कार में बैठकर यहीं पहुंचाना। परमा को पहली फुर्सत में बेहोश कर देना। बाकी उसके मुहाफिज परमा की वजह से तुम पर गोली चलाने से गुरेज करेंगे। कोई एतराज? मैंने बात खत्म करने का ऐलान किया। वो इत्मीनान से बोला, बिल्कुल है, बस ये बता दो मुझे जो धमकियां दी हैं इनमें कितनी हकीकत है? मैंने तस्दीक की, इसे धमकियां देना नहीं बुरे अंजाम से बचाने की कोशिश करना कह सकते हो। वो कराते हुए बोला, मारे गए, और मोबाइल फोन पर किसी का नंबर डायल करके कांस लगा लिया। सलाम दुआ रहने दो और 20,000 कमाने हैं तो जिमी के साथ फौरन मेरे पास पहुंचो। लम्हावार खामोश रहकर उसने दूसरे की बात सुनी और फिर वजाहत करता हुआ बोला, दोनों को 20,000 मिलेंगे और आप पहुंचने की करो। अपना पत्ता बताकर उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। मैंने तंज किया, मुझसे 3 लाख ले रहे हो और अपने साथियों को 20,000 पर टरका रहे हो। वो बेनियाजी से बोला, बास आपको काम से गर्ज होना चाहिए, जायज बात। बुरा मनाए बगैर मैंने उस बात में सर हिलाया और जेब से बड़े नोटों की गड्डी निकालकर उसकी जानिब फेंकी। ये 2 लाख हैं 1 लाख काम के बाद, और काम अच्छा हो पाया तो साथ इनाम भी मिलेगा। उसने ढीठों के अंदाज में दांतों की नुमाइश की। शुक्रिया, मुझे तकासे से बचा लिया। मैं बिस्तर संभालते हुए बोला, थोड़ी देर आराम करूंगा, बेहतर होगा अपने दोस्तों को बाहर वसूल करके किसी खोखे पर चाय वगैरह पिला दो। वो चावलूसी से बोला, कल तक तो नज्जू आपका मुलाजिम है पास, इसके बाद भी खादिम ही समझो। यकीनन 2 लाख की खतीर रकम पाकर उसने ताबेदारी तो दिखाना थी। इसके बाहर जाने के बाद मैं बिस्तर में हो गया। कल का दिन बहुत अहम था और मुझे बगैर तैयारी के मैदान में उतरना था। सुबह सवेरे उठकर मैंने नमाज पढ़ी और तैयार हो गया। नज्जू और उसके 2 साथी फर्श पर चटाई बिछाकर लेटे थे। इन्हें जगाकर मैंने वक्त से KH नारीना अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर की पार्किंग में पहुंचने का कहा। स्नाइपर हमेशा मंसूबा बनाकर और हदफ वगैरह की मुकम्मल करावली करके मैदान में उतरते हैं, लेकिन यह ऐसा मिशन था कि ना तो मेरे पास तैयारी का वक्त था और ना मैं मिशन को मुअख्खर कर सकता था। अंसारी साहब की लाडली की जिंदगी खतरे में थी। जो शक्की और कल्ब महमूद दौलत और जायदाद की खातिर अपनी भांजी को कत्ल करा सकता था, उससे बैद न था कि परमा को हाथ से निकलता देखकर सारी कबातों को पसे पुष्ट रखकर किसी एहतियात को खातिर में न लाता। इंसान की फितरत ऐसी है कि पहले खुद को बेगुनाह, बेकसूर और लोगों की नजर में साफ सुथरा बनने के लालच में कई किस्म की एहतियातें मद्देनजर रखता है।
खुद को शक से बचाने को खतीर रकम भी खर्च करता है, लेकिन काम बनता हुआ नजर ना आए या शिकार हाथ से निकलता देखे तो फिर अंजाम से बेपरवाह होकर अंधी खाई में छलांग लगा देता है। आखिरत की फिक्र और अल्लाह ताला का खौफ जब दिल में ना हो तो इंसान को धन दौलत और जायदाद, हर खुशी, आसाइश और सुकून से बढ़कर लगते हैं। इनके सामने खून के रिश्ते भी अपनी पहचान खो बैठते हैं। इखलाकी इक़दार कोई हैसियत नहीं रखते, रहमदिली, हमदर्दी और इंसानियत कोई मानी नहीं रखते। और परमा बेचारी का वास्ता भी ऐसे ही खानवादे से पड़ा था। नाना ने अपनी अनाज, झूठी गैरत और इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मनी की वजह बेटी का बलिदान दिया था। नवासी को उसके बाप की शफकत से महरूम रखा था तो मामू दौलत की खातिर उसकी जान के दर पे था। खोली से निकलकर मैं कार के पास पहुंचा, डिग्गी का कुफल खोलकर SR1 के बैग का जायजा लिया और गणेश जी महाराज पार्क को चल पड़ा। तुलुए आफ्ताब के थोड़ी देर बाद मतलूबा रहायशी बिल्डिंग के पास पहुंच गया था। वो इमारत में 1-2 बार पहले सड़क से गुजरते हुए देख चुका था और इसकी बुलंदी से KH नहरीना अस्पताल की पार्किंग में फायर करना मुश्किल न था। शोभा मंजिल की 5-6 मंजिला इमारत में बहुत से रहायशी फ्लैट बने थे। पार्किंग में कार खड़ी करके मैंने SR1 का बैग निकाला और सीढ़ियों के जरिए आखिरी मंजिल पर पहुंच गया। छत पर जाने को लोहे की एक पतली सी सीढ़ी लगी थी जिस पर लोहे का एक पट वाला दरवाजा बना था। दरवाजा खोलने को ऊपर उठाना पड़ता। छत पर पहुंचकर मैंने सीढ़ी भी ऊपर घसीटी और दरवाजा गिरा दिया। सर्दियों की सुबह को किसी का 8-9 बजे ऊपर आना मुतवक्का न था, लेकिन एहतियात लाजमी थी। सीढ़ी की गैर मौजूदगी पर इतना ववेला न उठता, लेकिन कोई मेरे सर पर आकर खड़ा हो जाता तो यकीनन मसला खड़ा हो सकता था। छत पर चारों कोनों में सीमेंट की 4 बड़ी टंकियां रखी हुई थी। मैं मतलूबा पार्किंग की शुमाली चाने मौजूद था। गोया पार्किंग मेरे जनूब की तरफ आ रही थी। दरमियान में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे रोड गुजर रहा था। लेजर रेंज फाइंडर से फासला नापने पर 710 मीटर बना था। मैं इमारत के जनूब मगरबी कोने वाली टंकी की छत पर चढ़ गया। जरूरी कार्रवाई करके मैंने एलिवेशन वगैरह लगाई, राइफल के पीछे लेटकर अपनी पोजीशन दुरुस्त की और फिर हदफ ही पर नजर जमाए रखी। लेटा होने की वजह से मैं लोगों की नजरों में आने से महफूज था। नज्जू का अपनी जगह पर पहुंच जाने का पैगाम मिल गया था। परमा की आमद में तकरीबन घंटा सवा घंटा बाकी था और स्नाइपर के लिए घंटों की कोई अहमियत नहीं होती। हम तो वो मखलूक हैं कि हदफ के लिए 1.5-2 दिन तक एक ही जगह पर छुप कर बैठ सकते हैं। यहाँ तो 1-2 घंटे की बात थी और बैठना ही नहीं लेटना था। SR1 की टेलीस्कोप साइड के देखने की सलाहियत आम आंख की निस्बत 3 गुना ज्यादा थी। मतलूबा पार्किंग बिल्कुल वाज़ेह और साफ सुथरी नजर आई थी। परमा की आमद का वक्त करीब आया तो मैं नज्जू को कॉल करने लगा। उसकी चहकती हुई आवाज उभरी, हम तैयार हैं पास। ऐसी हालत में उसका पूरा एतमाद लहजा जाहिर कर रहा था कि वो इस काम के लिए मौजूद शख्स था। अगर लौरा ब्राउन मौजूद होती तो उसे स्नाइपिंग पर बिठाकर मैं खुद परमा अगवा करता, मगर अब वो चली गई थी और मंझे हुए स्नाइपर के अलावा कोई आदमी इतने फासले से हालात को काबू में नहीं कर सकता था। किसी एक आदमी को निशाना बनाना इतना मुश्किल नहीं होता जितना बहुत से लोगों पर निशाना साधना होता है। मुसलसल शस्त्र तब्दील करना, एक हदफ से दूसरे हदफ पर जाना यूं कि कोई गोली खता न जाए, और खासकर जब लोगों को कत्ल करने की बजाय अपने आदमियों की हिफाजत मलहूस हो। उम्मीद यही थी कि परमा का कोई मुहाफिज उसे निशाना बनाने की कोशिश न करता, मगर गोली में अकल और शाऊर होता है, न इसकी आंखें होती हैं। अंधाधुंध फायर के नतीजे में कोई उछड़ती हुई गोली उसे निशाना बना सकती थी और ऐसा होने की सूरत पिछले कई माह की तपस्या खाक में मिल जाती। बिलाशुबा जिंदगी और मौत अल्लाह पाक के कब्जा कुदरत में है। हादसाती मौत का जिम्मेदार किसी इंसान को ठहराना ज्यादती और कम अकली के जुमरे में आता है, मगर जिसका प्यारा खो जाए उसे गुस्से की नकासी और जज्बात के इजहार को किसी हदफ की तलाश जरूर होती है। और मैं अंसारी साहब की शिकवा करती आंखों की ताब लाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। मैं नज्जू को मोहतात रहने की ताकीद करते हुए कहा, बस चंद लम्हों में वो पहुंच जाएगी। और एक बार फिर ताकीद कर रहा हूं, इसकी जान बहुत कीमती है। मैं इसके किसी मुहाफिज को कत्ल नहीं करना चाहता, लेकिन परी की जान को खतरे में देखकर तुम बिल्कुल लिहाज न रखना। वो मजाहिया अंदाज में बोला, बाज कुछ ज्यादा ही प्यारी है आपको। मैंने तकरार खत्म की, तुम्हें समझा नहीं सकता, इसलिए जो बकवास सोचना है खुली इजाजत है। बस परमा को कुछ नहीं होना चाहिए, बेफिक्र रहें बास। नज्जू जब पेशगी वसूल कर ले तो जान लड़ा देता है, चक्करबाजी सिर्फ चक्करबाजों के साथ करता है। इस दौरान मेरी नजरें ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे रोड से मुंसलिक उस तवील रविश पर घूम रही थी जो अस्पताल की बड़ी इमारत के पास जाकर दाएं तरफ मुड़ जाती थी। काली मर्सिडीज और उसके आगे पीछे 2 जीपों को देखते ही मेरा दिल बुरी तरह धड़का। मैं सुराज से बोला, नज्जू वो पहुंच गए हैं। ठीक है बास, राब्ते में रहना।